मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सोवियत संघ के सबसे महान स्नाइपर को। उसका नाम वासिली था। उसका जन्म रूस के उराल पर्वतों में हुआ था। बचपन से ही वह अपने दादा के साथ बर्फीले क्षेत्रों में शिकार करता था, इसलिए उसने एक उत्कृष्ट शूटिंग कौशल विकसित कर ली थी। 1942 में पूरा यूरोप नाजी जर्मनी के लोहे के शासन के नीचे आ गया था। जर्मन साम्राज्य लगातार सोवियत संघ की ओर बढ़ रहा था और स्टालिनग्राद के भयंकर युद्ध के रूप में होने वाला यह रक्षा युद्ध रूस की तकदीर का फैसला करने वाला था। वासिली और अधिकांश देशभक्त सोवियत सैनिकों की तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मोर्चे की ओर निकल पड़ा। हालांकि जब तक वे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचे तब तक सामने का भयानक दृश्य उन्हें हिला गया। वोल्गा नदी के किनारे धुआं और गंधल एक तरफ मानो नर्क का स्वरूप था तो दूसरी तरफ वह नर्क बनने जा रहा था। गोला बारूद की कमी के कारण नए सैनिकों को दो दो के समूह में बांटा गया। एक समूह में एक व्यक्ति बंदूक लेता था और दूसरा व्यक्ति केवल 5 गोलियां ले सकता था। अगर बंदूक लेने वाला व्यक्ति शहीद हो जाता तो जो व्यक्ति गोली लेता वह बंदूक उठाकर लड़ाई जारी रखता, क्योंकि निरीक्षक लगातार जल्दी करने के लिए प्रेरित करते रहे। नए सैनिकों की स्थिति अभी भी भ्रमित थी, फिर भी उन्हें युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने के लिए भेज दिया गया। लेकिन दुश्मन की गोलीबारी बेहद भयंकर थी। जर्मन सेना की तीव्र गोलाबारी एक तरफा लग रही थी। जब गोलियां और खून टकराते हैं तो यह मानव इतिहास के सबसे भीषण युद्ध का निर्माण करते हैं। वासिली अंत तक एक भी बंदूक नहीं उठा सका। केवल मृत होने का नाटक करके वे किसी तरह जीवित रह सके। प्रचार विभाग के अधिकारी डैनिलोव के साथ उनकी लाशों के ढेर में मुलाकात हुई तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वासिली के 5 दुश्मनों को मारते देख डैनिलोव ने मानो जीत की एक झलक देखी। उसने इस रोमांचक स्नैपिंग को अखबार में छापा ताकि सैनिकों को दुश्मन से बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिनका मनोबल लगातार हार के कारण गिर रहा था। इसके लिए स्टालिन ने एक विशेष प्रतिनिधि को युद्ध का निरीक्षण करने के लिए भेजा। उसने सबसे पहले हारने वाले कमांडर को खुद को गोली मारने के लिए मजबूर किया। लड़ाकू देश इसलिए इतना चरमपंथी था क्योंकि स्टालिनग्राद में नेता का नाम दांव पर लगा था। आदेश था कि यदि जर्मन सेना इस शहर पर कब्जा कर लेती है तो पूरा देश गंभीर संकट में पड़ जाएगा। विशेष दूत ने उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि उनके पास क्या सुझाव है। किसी ने कहा, उन जनरलों को गोली मार दो जिन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया था। किसी ने कहा, उनके परिवार के सदस्यों को निर्वासित कर दो, एक को मारकर दूसरों को चेतावनी दो। लेकिन इन तरीकों का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका था। तभी भीड़ में से एक दबी हुई आवाज आई कि उन्हें उम्मीद दो। डैनिलोव ने कहा, हमें उन्हें उम्मीद देनी चाहिए। सैनिकों के पास यहाँ केवल 2 विकल्प हैं, या तो जर्मनों की गोली खाना या अपने ही लोगों की गोली से मारे जाना। हर कोई जैसे बर्फ पर चल रहा है। डैनिलोव का सुझाव था कि स्टालिनग्राद में एक सैन्य अखबार प्रकाशित किया जाए, कुछ प्रेरणादायक कहानियां बताई जाएं, बलिदान की प्रशंसा की जाए, देश की महिमा गाई जाए, जिससे सैनिकों को जीत पर विश्वास हो, उन्हें उम्मीद मिले। डैनिलोव जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वह वासिली जैतसेव था। उन्होंने वासिली को युद्ध का नायक बना दिया। हर बार जब वासिली ने एक जर्मन सैनिक को मारा तो उसका खूब प्रचार किया गया और वासिली ने निराश नहीं किया। उन्होंने केवल 1 महीने में 200 से अधिक जर्मन सैनिकों को मार गिराया। अधिक से अधिक लोग स्नाइपर टीम में शामिल हो रहे थे, सिर्फ युद्ध के देवता की झलक पाने के लिए। मोची साशा वासिली का एक छोटा भक्त था। उसने अपने आदर्श को अपने घर मेहमान के रूप में बुलाया। वासिली की कहानी सभी जानते थे। उन्होंने अपनी उम्मीदें इस स्नाइपर हीरो पर टिका दी थीं। ज्यादा से ज्यादा साथी वासिली को पत्र लिख रहे थे। कुछ तो यहाँ तक कि अपनी उत्पादन टीम के गड्ढे का नाम वासिली रखना चाहते थे। वासिली के अलावा तान्या भी मैदान में दुश्मनों को मार रही थी। वासिली रोजाना वक्त निकालते थे अपने साथी देशवासियों को जवाब देने के लिए। उनके पास सीमित शिक्षा थी, इसलिए तान्या ने यह काम संभाल लिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों के बीच संबंध और भी गहरे हो गए। लेकिन तान्या की उपस्थिति ने उसे भंग कर दिया, क्योंकि वे दोनों उस लड़की से प्रेम करने लगे थे। वासिली ने जर्मन सेना के मनोबल को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे साम्राज्य ने जोसेन स्नाइपर स्कूल के प्रिंसिपल मेजर एरविन को उसे चुनौती देने के लिए भेजा। एक अच्छा शिकारी अक्सर खुद शिकार की तलाश में नहीं जाता, वह शिकार को खुद उसके पास आने देता है। सैन्य क्षेत्र के गोदाम में समस्या हो गई है और उन्हें स्नाइपर की मदद की जरूरत है। वासिली दूरबीन से स्थिति की जांच कर रहा था। दुश्मन का स्नाइपर गोदाम में छिपा था। उसने हमारे 5 अधिकारियों और 2 मशीन गनर मार दिए हैं। वासिली ने स्नाइपर राइफल सेट की। बाईं तरफ चौथी खिड़की पर दुश्मन की स्थिति पाई। उसने सांस रोकी, दुश्मन के सिर को निहारा और घातक गोली मारी। पर्यवेक्षक वहीं रहकर निगरानी करता रहा। वासिली और उसका साथी कुत्ते के टैग लेने गए। अनजाने में वे दुश्मन के जाल में फंस गए। जैसे ही दोनों वहां से गए, एक स्नाइपर राइफल पर्यवेक्षक पर निशाना साध रही थी। तोप के धमाकों की आवाज को छुपाते हुए गोली चलाने वाला व्यक्ति मेजर कोनिक था। वह तेजी से अपनी जगह बदलता है। यहाँ हर जगह खंडहर और मलबा है जो उसे छिपने में मदद करता है। जब वासिली और उसका साथी फैली हुई मंजिल पर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि हाल ही में मारा गया व्यक्ति एक नकली आदमी था। साथियों ने महसूस किया कि यह एक जाल है, लेकिन वे अब उसमें फंस चुके थे। वासिली शांत बना रहा। उन्होंने चारों ओर देखा, दुश्मन के छिपने की जगह खोजने का प्रयास करते हुए। उसी समय वासिली ने भी 8 गुना दूरबीन सेट की। चील की तरह नजरें संभावित क्षेत्र पर गड़ाए वासिली ने दुश्मन नहीं पाया, लेकिन जमीन पर एक जला हुआ सिगरेट का बट पाया। उसको छूकर देखा, वह अब भी गर्म था। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि दुश्मन पास ही है। इस वक्त जर्मन सेना ने एक और दौर की हवाई बमबारी शुरू कर दी। गोलियां अनियमित रूप से गिर रही थीं। लड़ाकू विमान सीधे उनकी ओर बढ़ रहे थे। साशा बेचैन होने लगा। वासिली ने उसे वहीं रहने और न हिलने के लिए कहा, अन्यथा वह मारा जाएगा। जब युद्ध विमान ऊपर से गुजरा तो पहले से ही टूटे फूटे भवन लगातार बमबारी का सहन नहीं कर पाए और हिलने लगे। साशा मलबे में दबना नहीं चाहता था और थोड़ी उम्मीद के साथ भवन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका सिर बाहर निकला, उसे गोली मार दी गई। साशा मारा गया। यह वासिली का पहला मुकाबला था। हालांकि उन्होंने खुद को नहीं मारा, लेकिन यह उसे डराने के लिए पर्याप्त था। अखबार रूसी में प्रकाशित हुआ था। इस बार वह एक कड़े प्रतिद्वंद्वी से टकराया है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। डैनिलोव अपने अच्छे दोस्त वासिली के कपड़े ठीक कर रहा है। तान्या भी पास खड़ी होकर उसे देख रही है, क्योंकि मॉस्को विश्वविद्यालय में जर्मन विभाग में पढ़ाई करने के कारण डैनिलोव ने उसे अनुवादक के रूप में यहाँ लाया था। उसे उम्मीद थी कि इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन उसका अंदाजा गलत था, क्योंकि तान्या केवल वासिली की तरफ आकर्षित थी। समाचार सम्मेलन में वासिली को पहले कभी न मिली हुई अहमियत दी गई। विशेष दूत ने उसे गले लगाया और चूमा। डैनिलोव ने उन्हें एक देवता समान बना दिया। यहाँ तक कहा कि वह 5 वर्ष की उम्र से ही भेड़ियों का शिकार कर रहा है। कैमरे के सामने वासिली बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। फ्लैशलाइट्स और पत्रकारों के लगातार सवालों से वासिली असहज महसूस कर रहा था। उसे पहली बार शिकार करने की घटना याद आई, जब उसने बिल्कुल भी भेड़िए को नहीं मारा था, बल्कि भेड़िए ने चारे के लिए इस्तेमाल किए गए घोड़े को मार डाला था और अंत में दादाजी ने बंदूक से भेड़िए को मार दिया था। वास्तव में वह भी एक साधारण व्यक्ति है। वह भी डर सकता है, उसके पास भी कमजोरियां हैं, लेकिन अब उसे भगवान की तरह पूजा जा रहा है और वह देश की आशा बन गया है। वह हार नहीं सकता। जल्दी ही उन्होंने एक शिकार अभियान का आयोजन किया ताकि कोनिक को खाने के लिए बाहर लाया जा सके। वासिली ने स्नाइपर राइफल की द्विपॉड स्थिरता को समायोजित किया और 160 मीटर दूर की केबल लाइन को एक ही गोली से तोड़ दिया। उन्हें भरोसा था कि जल्दी ही जर्मन सेना मरम्मत के लिए लोगों को भेजेगी। मौके का इंतजार करते हुए वासिली धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस दौरान कोनिग ने जर्मनी में अपने कष्टदायक अनुभव की बात की। वह स्नाइपर स्कूल में 16 महीने तक प्रशिक्षित हुआ। उस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ था। हिटलर और स्टालिन भाई भाई कहलाते थे। कौन जानता था कि दोस्ती की नाव तुरंत पलट जाएगी। जर्मनी के सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद उसे जासूस समझकर जेल में डाल दिया गया और उसकी एक सामने का बड़ा सफेद दांत तोड़ दिया गया। जल्दी ही जर्मन सेना के पैदल सैनिक केवल केबल को ठीक करने के लिए आए। भले ही दांत नहीं रहे, लेकिन कोनिग ने जर्मनी में सीखी गई बंदूकबाजी की कला में महारत हासिल की थी। उसने निशाना साधा, गोली चलाई और दुश्मन वहीं पर मारा गया। वासिली और उसका साथी कोनिग के डॉग टैग लेने गए, लेकिन वे वापस नहीं आ सके। नाजी शिविर के अंदर को दुश्मन की गतिविधियों की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके अलावा उन्होंने एक स्नाइपर को भी जीवित पकड़ा, जिससे कोनिग ने खुद पूछताछ की। लेकिन चाहे कितनी भी पूछताछ की गई, स्नाइपर का जवाब केवल एक वाक्य था, मैं जानता हूँ वह। इसलिए कोनिग ने आदेश दिया कि दूसरे स्नाइपर के कपड़े उतारो, उसे जर्मन सेना की वर्दी पहनाओ, उसकी पीठ पर केबल लादो और उसे रेंगते हुए केबल टूटने की जगह की तरफ आगे बढ़ो। कोनिग ने वासिली को दुश्मन समझ बैठा और एक गोली में ढेर कर दिया। गोली की आवाज शांत हो गई। कोनिग और वासिली ने अपनी स्थिति पकड़ ली थी। कोनिग अपने स्नाइपर स्थान से देख रहा था। अब यह कहना कठिन है कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है। कोनिग ने अपने स्नाइपर स्थान पर हेलमेट को एक डंडे से उठा रखा था, जबकि वासिली ने बंदूक थाम रखी थी और इंतजार कर रहा था। जैसे ही दुश्मन गोली चलाने की हिम्मत करता, वासिली लक्ष्य को लौटकर उसे मार सकता था। कोनिग ने रस्सी खींचकर हेलमेट को ऊपर किया। वासिली ने 8 गुना लेंस से निशाना साधा। उसे पता था कि यह जाल है, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि बंदूक की नली को दुश्मन के वापसी के रास्ते पर रखा। कुछ क्षण बाद कोनिग ने गोली चला दी। कोनिग ने अनिश्चितता से अपना हेलमेट वापस खींच लिया। लगता है आज शिकार नहीं आया, इसलिए उसने वापस लौटने की तैयारी की। हालांकि उसे नहीं पता कि वासिली की स्नाइपर गन पहले से ही उनके पीछे हटने के रास्ते पर निशाना साध रही है। तेज गति में सटीक निशाना लगाते हुए, जैसा निशानेबाज भी ऐसी बंदूक चलाने के तरीके से भयभीत हुए बिना नहीं रह सकता, और निराशा के साथ सैन्य शिविर लौट आया। उसने सीधी बात डैनिलोव को बताई कि वह अपने प्रतिबंध पर विजय प्राप्त करने का आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं रखता। डैनिलोव ने कहा कि उसने पहले ही जासूसों को जर्मन सेना के अंदर घुसपैठ करने के लिए भेज दिया है। यह व्यक्ति उन्हें झूठी खबरें देने में मदद कर सकता है। जीत निकट है। इसके अलावा डैनिलोव चाहता है कि वासिली उसकी एक मदद करे।
तान्या ने मोर्चे पर वापस जाने के लिए आवेदन किया, लेकिन डैनिलोव उसे रोक नहीं सका। इसलिए उसने वासिली से विनती की। लेकिन जब वासिली ने सुना कि तान्या के माता पिता भी नाजियों की गोलीबारी में मारे गए, तो उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया और तान्या को वासिली की बंदूक सौंप दी ताकि वह उनके साथ मिलकर लड़ सके। वासिली ने पहले ही घात लगा ली थी, बस दुश्मन के आने का इंतजार था और उसके साथी ने साइड से प्रवेश किया। वह घात लगाने की सबसे अच्छी जगह जानता था और उसने पाइपलाइन से होकर पीछे से दुश्मन को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन पाइपलाइन समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और पहुंचते ही हर जगह हिलने लगी। पाइपलाइन में जो जर्मन चालक थे, उन्हें एहसास हुआ कि यह शायद फिर से एक जाल है, इसलिए उन्होंने तुरंत जगह बदल ली और बॉयलर रूम में और पाइपलाइन के बाहर निकलने वाले हिस्से को निशाना बनाया। यह स्नाइपर पॉइंट बहुत ही उत्तम था। जल्दी ही 2 लोग पाइप से बाहर नहीं गए। बंदूक की नली में चिकनाई का तेल टपक रहा था और बंदूक का मुंह हिल रहा था। जैसे ही दोनों ने अपना रास्ता तय किया और जाने वाले थे, अचानक, शुक्र है कि बीच में एक लोहे का फ्रेम था, कोनिक के रूप में निश्चित मृत्यु होती, लेकिन वासिली के साथी के कंधे में गोली लग गई। वासिली ने महसूस किया कि उसकी गतिविधियां लीक हो गई हैं। सिर्फ वह और साशा जानते थे उनकी गतिविधियों के बारे में, इसलिए यह साफ हो गया कि जानकारी किसने लीक की। अगले दिन सुबह कोनिक ने खंडहरों में साशा को पकड़ लिया। वह इस छोटे जासूस से बहुत निराश था, न कि इसलिए क्योंकि उसने उसे धोखा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तो पहले से ही दुश्मन थे। उसने पहले साशा से घर में रहने की कसम खाने को कहा था, लेकिन छोटे लड़के ने अपनी कसम तोड़ दी। इसलिए कोनिक ने एक दुश्मन के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया। तान्या और वासिली ने एक अच्छा समय बिताया। तान्या को लगा कि वह पहले वासिली से प्यार कर बैठी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जब वे स्टालिनग्राद की ट्रेन में थे, तब से ही वासिली तान्या से प्रेम करने लगा था। वह सुंदर थी, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं। वासिली सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। समर्पित जोड़ी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। अचानक तान्या ने कुछ देखा। उसने जल्दी से दूरबीन उठाई और देखा, साशा की लाश हवा में लटकी हुई थी। अंततः जर्मनों ने यह मानवीय जाल बिछाया था। वे बच्चे को चारा बनाकर दुश्मन को उजागर कर रहे थे। तान्या अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती। वह बाहर जाकर नाजियों से लड़ना चाहती है। वासिली उसे कसकर पकड़े रहता है। युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया था। सोवियत सेना ने शहर के निवासियों को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन साशा की मां जाने को तैयार नहीं थी। जब तक उसका बेटा वापस नहीं आता, वह कहीं नहीं जाएगी। तान्या को समझ नहीं आता कि वह साशा के बलिदान की खबर उसे कैसे दे। महत्वपूर्ण क्षण पर डैनिलोव ने एक शुभ चिंतापूर्ण झूठ कहा। वह जर्मनों के पास चला गया है। उसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। अब वह दुश्मन के साथ है। वह वापस नहीं आएगा। उसे सच बताने की तुलना में गद्दार को स्वीकार करना आसान है। आखिरकार साशा उसका बेटा था। साशा की मां ने सोचा कि अगर वे यह युद्ध हार गए तो इसका मतलब है कि उसके बेटे का गलत निर्णय सही था। इसलिए वह उनके साथ हटने के लिए तैयार हो गई। वोल्गा नदी पर पीछे हटते हुए एक बम गिरा और तान्या के पेट में छर्रे लग गए। खून बहने लगा। वासिली यह सोचते हुए कि वह मर गई है, दुख से टूट गया। साशा की मां ने तान्या को स्ट्रेचर पर रखा क्योंकि वह सैनिक नहीं थी। उसके पास कागजात नहीं थे। साशा की मां ने झूठ बोला कि तान्या उसकी अपनी बेटी है। तब जाकर सैनिक डॉक्टर ने थोड़ी दया दिखाई और उसे साथ में जहाज पर ले जाने दिया। साशा की मां ने एक संदेश देखा। उम्मीद की कि वासिली उसे देखेगा और जानेगा कि उन्हें कहां ढूंढना है। और इस समय वासिली पहले से ही मैदान में काफी समय से कोनिक से रक्षा कर रहा था। डैनिलोव वापस आकर उसे बताता है कि तान्या मर गई है, लेकिन डैनिलोव भी मानसिक रूप से टूट गया है और वासिली को स्थिति सुधारने में मदद करने के लिए अपनी जान लगाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद डैनिलोव बाहर निकला। उसे नहीं पता था कि उसने कोनिक को मारा है और उसकी स्थिति पूरी तरह से उजागर हो गई। जैसे ही कोनिक पहचान की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था, साइड से एक गोली की आवाज आई। कोनिक जानता था कि वह इस गोली से नहीं बच सकता। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया ताकि मरना भी हो तो सम्मान से मरे। वासिली ने कोनिक की स्नाइपर राइफल ली और उसे डैनिलोव की बाहों में रखा। यह सम्मान उसे मिलना चाहिए। 180 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद युद्ध प्रिय राष्ट्र ने आखिरकार अंतिम जीत हासिल की। जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की और सोवियत सैनिकों ने गाते बजाते जीत का जश्न मनाया। वासिली अफवाहों का पीछा करते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां कोई तान्या नाम का नहीं था, क्योंकि साशा की मां ने अपने खुद के उपनाम से पंजीकरण कराया था और वह पहले ही वहां से जा चुकी थी। जब वासिली निराश हो रहा था तो उसने ऊपर देखा और अस्पताल के बिस्तर पर तान्या को देखा, और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित बनाई गई है। वास्तविक जीवन में वासिली जैतसेव ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 400 से अधिक जर्मन सैनिकों को मारा था। उसने जो राइफल इस्तेमाल की थी वह आज भी स्टालिनग्राद संग्रहालय में रखी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।